हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UGC अड्डा 2.0। आज हिस्ट्री का क्लास है और ये क्लास पार्ट 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले टॉपिक जान लें। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम, बी रहेगा विलियम जोन्स, और ऑप्शन में सी रहेगा जेम्स बर्गेस, और डी रहेगा NP चक्रवर्ती। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। ऑप्शन में रहेगा ए लूसी, बी होमो नलेडी, सी रहेगा होमो सेपियंस, और डी रहेगा ऑस्टियोपिथेलिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होमो नलेडी। यानी मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है, होमो नलेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यह थर्ड नंबर आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पहले तो जान ले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। तो सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन में रहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, और सी रहेगा ईंट के बने भवन, और डी रहेगा प्रशासनिक प्रणाली। तो इसमें हम लोग इसके बारे में तो डिस्कशन कर लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पहिए किससे बने थे। रहा सवाल कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो बताते चले कि पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारक आविष्कार था। यानी नवपाषाण काल में इसकी खोज की गई थी पहिया की। और जब पहिया की आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ ऑप्शन ए रबर, बी कांच, और सी लकड़ी, और डी लोहा। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर लकड़ी। सबसे पहले पहिए किसके बने थे, लकड़ी के बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। जाने कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्जुवेद, यानी चारों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यह कहता है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो यहाँ पर जाना है कि एक जान लेते हैं अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या क्या आ जाता है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन इसमें किया गया है। यानी क्वेश्चन यह कहता है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो इसमें अथर्ववेद पहला नंबर आंसर हो जाएगा कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। आने वाले क्वेश्चन में इसके सारे ऑप्शन को बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। दिया हुआ रहेगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है।
तो ऑप्शन ए रहेगा सत्य की ही विजय होती है, और बी रहेगा सच्चा विश्वास दुर्लभ है, और सी रहेगा सत्य ईश्वरीय है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ रहेगा सत्य एक खजाना है। तो ऐसे ही लगता है कि डी नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। सत्य एक खजाना है, सत्य ईश्वरीय है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, ये नहीं होगा। तो इससे देखने से स्पष्ट होता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो इससे देखने से स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य की ही विजय होती है। और रहा सवाल इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो बताते चले कि सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस क्वेश्चन का क्या है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन कि सत्यमेव जयते, बी रहेगा वंदे मातरम, और सी रहेगा जय जवान जय किसान, और डी रहेगा जय हिंद। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। ये तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और अंबाला शहर, यमुना नगर, करनाल और कैथाल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र अंबाला शहर, यमुना नगर और करनाल कैथाल से घिरा हुआ है। कई लोगों का मानना यहीं पर है कि यहीं पर महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ज्योतिसर नगर स्थान पर दिया था। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाएगा कि भारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए रावलपिंडी, बी मेरठ, और सी नई दिल्ली, और डी रहेगा अंबाला शहर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अंबाला शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 9 नंबर पर। धर्म का विपरीत क्या है। धर्म का विपरीत क्या है। ऑप्शन में दिया हो रहेगा ऑप्शन ए है अधर्म, बी कर्म, सी मोक्ष, और डी माया। तो देखने से स्पष्ट होता है कि माया होगा नहीं, मोक्ष भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। ये धर्म का विपरीत पूछ रहा है, तो धर्म का विपरीत अधर्म हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बौद्धयान, मानव, आपस्तंभ और कतयान कौन है। ये क्वेश्चन कहता है कि बौद्धयान, मानव, आपस्तंभ और कतयान कौन है। ऑप्शन में दिया हो रहेगा ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय राजा जो 10वां अवतार में आते हैं, और बी रहेगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, और सी ऑप्शन में है कि प्राचीन भारतीय सूफी संत थे, या लास्ट है प्राचीन भारतीय क्षत्रिय थे। तो इसका बताएं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्धयान, मानव, आपस्तंभ और कतयान कौन है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। और आप लोग से एक गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही दोस्तों को बताएं कि इस UGC अड्डा 2.0 के प्लेटफार्म पर हिस्ट्री, फिजिक्स और रीजनिंग, GS, इंग्लिश का क्लास चलता है, और लोगों को जानकारी दें, मेरा सहयोग करें एक छोटा भाई समझकर। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए उसको कर लेते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा सिख धर्म, बी जैन धर्म, और सी बौद्ध धर्म, और डी पारसी धर्म।
तो 11 नंबर का यहाँ पर हम आंसर जानेंगे कि जैन धर्म। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन है? फर्स्ट नंबर है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आप लोग याद रखिएगा, सम्यक दर्शन। और सेकंड है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और लास्ट है थर्ड नंबर सम्यक आचरण। यानी त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और आचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए 12 नंबर पर। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? यानी पंचतंत्र दंत कथाएँ के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में दिया हो रहेगा। ऑप्शन ए पढ़ते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, डी राजा सुदर्शन और डी तेनालीरामन। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे, यानी 9th में 10th में। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 13 नंबर है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? यानी सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन होगा सिक्किम, बी है पश्चिम बंगाल और सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। यह एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में दिया हो रहेगा। ऑप्शन ए काशी, बी में रहेगा कौशल या कहीं पर भी कौशल लिखा हुआ रहता है, और सी कौशंबी और डी रहेगा कपिलवस्तु। तो प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशल के नाम से जाने जाते थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए रहेगा चाणक्य, बी बिंदुसार और सी चंद्रगुप्त और डी रहेगा समुद्रगुप्त। तो बताते चले कि सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे, यानी पोता थे। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र थे एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। आ गया कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन में रहेगा ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त और सी रहेगा रामगुप्त और डी रहेगा बृजेश्वर। तो यहाँ पर हम आंसर मारेंगे विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है? ऑप्शन ए जयचंद, बी चंद्रगुप्त द्वितीय और सी चंद्रपीर और डी रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए में रहेगा चंद्रगुप्त, बी रहेगा अशोक और ऑप्शन सी वृहद्रथ और डी रहेगा धनवन। तो यहाँ 18 नंबर का हम बताएं राइट आंसर हो जाएगा वृहद्रथ, यानी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृहद्रथ था।
और विदर्थ की हत्या किसने की थी? तो इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। यानी विदर्थ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। कितना ईस्वी में? तो 184 ईसा पूर्व में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? विदर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा था? मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन ए रहेगा भास, और बी रहेगा कविराय, और सी रहेगा बाणभट्ट, और डी रहेगा कालिदास। आप लोग एग्जाम में चारों ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसमें से आपको टिक करना है कालिदास। मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा था? कालिदास ने, यानी कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनी मित्रम 5 अंकों का एक नाटक है। क्वेश्चन में दिया और ये मालवी कांगनी मित्रम कैसा है नाटक है? तो 5 अंकों का नाटक ये लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। ये लास्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एलोपैथी, बी में रहेगा आयुर्वेद, सी रहेगा होम्योपैथ, और डी रहेगा यूनानी। यानी चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, बी नंबर। यानी चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। अगर इसको जाने तो चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित थे। तो दोस्तों आपको वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। उसको पर भी प्रत्येक दिन PDF इसका लगा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करना है UGC अड्डा 2.0 डाउट सोल्वर ग्रुप भी बना हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर ले, और यहाँ पर प्रत्येक दिन आप PDF पाएँ। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।